नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार चौहान एक बार पुनः आप लोगों के सामने आया हूं। आज हम इस क्लास में आप लोगों को भारत की जनगणना 2011 के बारे में चर्चा करेंगे कि जो भारत की जनगणना हुई थी 2011 में, उसमें क्या डाटा था, उस डाटा के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं 2011 के बाद कोई हमारी भारत में कोई जनगणना नहीं हुई, तो इसके पूर्व में थोड़ा सा देख लेते हैं जनगणना, भारत की जनगणना का संक्षिप्त थोड़ा सा इतिहास हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत की जनगणना जो हुई थी वह सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान हुआ था। लॉर्ड मेयो के शासन काल के दौरान जो जनगणना हुई थी, वो उस जनगणना के बाद सन 1881 ईस्वी में भारत की जनगणना वह नियमित तरीके से, या कह लिया जाए कि अस्थायी रूप से जो भारत की जनगणना की शुरुआत हुआ वह 1881 ईस्वी में हुआ। और जो 1872 ईस्वी में भारत की जनगणना हुई थी वह अस्थायी रूप से था, वह वहां से शुरुआत हुआ था, जो कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। लेकिन जो 1881 ईस्वी में जो जनगणना हुई थी वह जनगणना नियमित तरीके से तब से लेकर के लगातार हर 10 वर्ष पर, प्रति 10 वर्ष पर भारत की जनगणना की जाती है। तो इस प्रकार हम देखें तो अब तक 2011 तक जो भारत की जनगणना हुई है वह कितने बार हुई है? 15वीं बार हुई है। कितनी बार हुई है? 15 बार। कितना बार अब तक हो चुका है भारत की जनगणना? 15 बार हो चुका है। और 2011 के बाद अगली जो जनगणना होना चाहिए था वह 2021 में होना चाहिए था, लेकिन वह जनगणना नहीं हो पाया। लेकिन अब हम देखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से यदि भारत की जनगणना संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो वह 2011 से संबंधित पूछेगा। क्यों? क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। और यहाँ पर जितने भी डाटा दिए जाएंगे वो सभी डाटा 2011 का रहेगा। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं लेंगे, या जो भी डाटा हम बताएंगे उस डाटा को 2011 के सापेक्ष बताएंगे कि 2011 में कैसा क्या कितना डाटा था, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लिए, जहाँ की सर्वप्रथम भारत की जनगणना कब हुई थी अस्थायी रूप से? 1872 ईस्वी में। किसके शासनकाल के दौरान? लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान। और अस्थायी रूप से जो भारत की जनगणना की शुरुआत हुई वह कब हुआ? 1881 ईस्वी में हुआ। किसके शासनकाल के दौरान? लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान यह जनगणना हुई। और तब से यह जनगणना नियमित रूप से हर 10 साल पर होती है। अगर इसमें कुछ और ऐड कर लिया जाए तो देखते हैं कि जो यह जनगणना है यह केंद्रीय सूची का विषय है। किसका? केंद्रीय सूची का विषय है। और यह अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आता है। और भारत की जनगणना करने का जो दायित्व होता है वह किसका होता है? भारत सरकार का होता है, क्योंकि यह केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है, केंद्रीय सूची का विषय है। इसलिए भारत की जनगणना का अधिकार किसके पास रहता है? भारत सरकार के पास रहता है। और यह आर्टिकल 246 के अंतर्गत आता है। ये हो गया दोस्तों। अच्छा, अब जो 2011 की जनगणना हुई यह किसके नेतृत्व में हुई? उस समय जो जनगणना आयुक्त थे चंद्रमौली जी थे। कौन थे जनगणना आयुक्त? चंद्रमौली। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। चंद्रमौली यह 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। चंद्रमौली, इन्हीं के नेतृत्व में भारत की जनगणना 2011 में हुई थी। अच्छा, यह हो गया। जो अब देखेंगे कि 1921 का जो जनगणना था, 1921 में जो जनगणना हुई थी उस जनगणना को महान जनसंख्या विभाजक कहा जाता है। 1921 की जनगणना को क्या कहा जाता है दोस्तों? जनसंख्या विभाजक कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 1911 ईस्वी में जो जनगणना हुई थी उस 1911 की जनगणना के सापेक्ष 1921 की जनगणना में जनसंख्या की संख्या क्या हो गई थी? बढ़ने के बजाय घट गई थी। अर्थात 1911 में जो जनगणना थी उसके सापेक्ष 1921 में जनगणना होने के बाद जनसंख्या क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। लेकिन 1921 की जनगणना में देखा गया तो जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हो गई? घट गई। इसलिए 1921 को क्या कहा जाता है? जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों।
और जो 1951 ईस्वी में हमारा जनगणना हुआ था, 1951 ईस्वी की जनगणना को लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है। तो ये कुछ चीजें थी जो जनगणना संबंधित थी, भारत की जनगणना के बैकग्राउंड संबंधित चीजें थी जिसे हम आपको बताएं। इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि पहली जनगणना किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के 1872 ईस्वी में। अस्थायी रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई, 1881 ईस्वी में। किसके शासनकाल के दौरान, लॉर्ड रिफन के। और तब से लेकर करके 2011 तक कितनी बार जनगणना हुआ, 15 बार जनगणना हुआ। और 2011 की जो जनगणना हुआ वह जनगणना किसके नेतृत्व में हुआ, चंद्रमौली साहब के नेतृत्व में हुआ। और 1921 में जो जनगणना हुई थी उसे जनसंख्या विभाजक कहा जाता है। 1951 में जो जनगणना हुआ था उसे लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। ये सारी चीजें आप बेसिक जान सकते हैं। तो आइए 2011 की जनगणना में क्या विशेष चीजें निकल कर आउटपुट में आई थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत की जनगणना को समझने के लिए, भारत की जनगणना जो 2011 में हुआ था, इसके डाटा को कलेक्ट करने के बाद हमें लगा कि इसे इस प्रकार से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें कि ये डाटा आपको बड़े आसानी से माइंड में सेट हो जाए। तो आइए दोस्तों, इसे याद करने के लिए हम कुछ टेबल बना दिए हैं। टेबल के अनुसार इस चीजों को हम कवर करने का प्रयास किए हैं। जैसे दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या था, पहला टेबल एक है आधार और विश्लेषण, यानी किस आधार पर हम 2011 की जनगणना का विश्लेषण करेंगे। 2011 के जनगणना जो हुआ था उसका विश्लेषण किस आधार पर करेंगे, उस चीज को हम इस टेबल फॉर्म में सजाए हुए हैं और उसका विश्लेषण क्या है इसमें समझाए हुए हैं। तो आप इसे देखते जाइए, बड़े ही आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं और रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पहला जो आधार है वह है कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या, उस समय भारत की जो कुल जनसंख्या थी, 2011 की बात मैं बोल रहा हूं दोस्तों, भारत की जो कुल जनसंख्या थी वह कितना था, 121 करोड़। कितना, 121 करोड़। इतने जो डिजिट है पूरा एग्जैक्ट आप याद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उस समय 2014-15 में देखते थे आप लोग ना, नरेंद्र मोदी जी हमेशा भाषण में क्या कहते थे, मेरे देशवासियों, 125 करोड़ देशवासियों, ऐसे बोलते थे ना नरेंद्र मोदी जी। तो 121 करोड़ समथिंग 2011 में था, तो 2014 में वही 5 करोड़ बढ़ गए होंगे, तो इसीलिए 125 करोड़ वो बोलते थे। तो 2011 में जो भारत की कुल जनसंख्या थी 121 करोड़ के समथिंग थी। और यह जो भारत की जनसंख्या थी यह विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% था। कितना था, 17.5। यह जो भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़, यह विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंटेज था, 17.5% था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब देखेंगे कि यह जो भारत की जनसंख्या है, इस जनसंख्या को दो वर्गों में कैटेगराइज करेंगे। पुरुष की जनसंख्या कितनी थी, महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी, यानी 121 करोड़ में पुरुषों की संख्या कितनी थी और महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने देखा एक दूसरा आधार बनाए हम, पुरुष। उस समय 2011 में जब जनगणना हुआ था तो पुरुष की जनसंख्या थी 51.47%। कितना था, 51.47%। और महिलाओं की संख्या कितनी थी दोस्तों, 48.53%। ये आपका क्या था, महिला और पुरुषों की संख्या परसेंटेज में। अच्छा, और एक चीज देखेंगे कि उस समय भारत में वह कौन सा राज्य था जिस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो उस समय 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य था जो कि जनसंख्या के लेवल पर प्रथम स्थान पर आता था, और सिक्किम वह सबसे छोटा राज्य था जहां पर जनसंख्या सबसे कम पाई जाती थी। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे कि भारत की कुल जनसंख्या 2011 में 121 करोड़, विश्व की जनसंख्या का कितना है, 17.5%, और पुरुषों की जनसंख्या कितना था, 51.47%, महिलाओं की जनसंख्या 48.53। और उस समय भारत का वह कौन सा राज्य था जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता था, वह था उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम।
ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब चलिए एक दूसरा आधार हम यहाँ पर आपको दिए हैं, ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। यानी 2011 में भारत में कितने परसेंट ग्रामीण जनसंख्या या कितने परसेंट जनसंख्या गांव में निवास करती थी और कितनी परसेंटेज संख्या शहरों में निवास करती थी। तो 2011 में जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण जनसंख्या थी वह 68.8% वह कहां पर रहती थी, गांव में रहती थी, और शहरों में रहने वाली जनसंख्या 31.2%। यानी 68.8 ग्रामीण गांव में रहने वाली जनसंख्या थी और 31.2% शहरों में रहने वाली जनसंख्या थी। अच्छा, वह कौन सा राज्य था जिस राज्य में सबसे अधिक गांव में रहने वाली जनसंख्या थी? तो सबसे अधिक परसेंटेज वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। यानी देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक परसेंटेज के आधार पर जनसंख्या और ये दूसरा जनसंख्या के आधार पर संख्या। तो परसेंटेज के आधार पर हम देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश एक भारत का वह राज्य था जहां पर लगभग 90% जनसंख्या कहां पर रहती थी, गांव में रहती थी। देखा जाए तो भारत का वह राज्य जहां पर 90% जनसंख्या निवास करती थी वह कौन था, हिमाचल प्रदेश। भारत का वह राज्य जहां पर 62% जनसंख्या शहर में निवास करती थी वह राज्य था गोवा। वह राज्य कहां था, गोवा था। यानी 62% रहने वाला 62% कहां पर रहते थे, शहर में रहते थे, और 90% कहां पर रहते थे, गांव में। दोस्तों यहाँ पर ये जो आंकड़ा दिया गया है, ये भारत का आंकड़ा दिया गया है कि 68.8% जनसंख्या गांव में रहती है। भारत की लगभग 68.8% जनसंख्या कहां पर रहती है, भारत में रहती है, और 31.2% कहां पर रहती है, शहरों में रहती है। तो ये तो भारत का आंकड़ा है। लेकिन अब हम यहां देखेंगे कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक लोग गांव में रहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जहां पर लगभग 90% जनसंख्या गांव में रहती है। प्रतिशत की बात मैं बोल रहा हूं। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 90% संख्या कहां पर रहती है, गांव में रहती है। और गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर 62% जनसंख्या कहां पर रहती है, शहरों में रहती है। लेकिन ये तो परसेंट के आधार पर है दोस्तों। अगर हम देखें संख्या के आधार पर, किस आधार पर, संख्या के आधार पर दोस्तों यदि देखा जाए तो यूपी ऐसा राज्य है, संख्या के आधार पर देखा जाए तो यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक संख्या गांव में निवास करती है। संख्या के आधार पर देखा जाए तो भारत का उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक संख्या कहां पर, ग्रामीण संख्या कहां पर निवास करती है, यूपी में। और महाराष्ट्र दूसरा क्या है, महाराष्ट्र वह राज्य है जहां पर सबसे अधिक संख्या कहां पर निवास करती है, शहरों में निवास करने वाली सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है, महाराष्ट्र में। क्लियर। संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा गांव में रहने वाली संख्या किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक शहरों में रहने वाली संख्या कहां पर है, महाराष्ट्र में। लेकिन वही परसेंटेज के आधार पर देखा जाए दोस्तों तो सबसे अधिक गांव में रहने वाला परसेंटेज किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश 90%, और शहरों में रहने वाला परसेंटेज के आधार पर देखा जाए तो गोवा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखेंगे हम लोग दशकीय वृद्धि क्या होती है दोस्तों। दशकीय वृद्धि यानी प्रति 10 वर्ष पर जो जनसंख्या में होने वाली जो वृद्धि है वही दशकीय वृद्धि कहलाती है। जैसे मान लीजिए 2001 में हमारा कितना था, 121 है, मान लेते हैं 2001 में 121 है और 2011 आते आते 125 हो गया। कितना हो गया, 125 हो गया। तो दशकीय वृद्धि कितना हो गया, यही जो बढ़ा है यही आपका क्या हो जाएगा, दशकीय वृद्धि कहलाता है। तो जो दशकीय वृद्धि है वह हमारा भारत का दशकीय वृद्धि जो था 17.7% था। भारत का दशकीय वृद्धि कितना था,
17.7% था। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो दशकीय वृद्धि है प्रत्येक राज्यों में एक समान तो होगी नहीं, कुछ राज्य में दशकीय वृद्धि ज्यादा होगा, कुछ राज्य में दशकीय वृद्धि कम होगा। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे कि सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुआ था। सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि हुआ था वह मेघालय में हुआ था। कितना हुआ था? 27.9%। और सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा? नागालैंड, जो कि -0.6% था। कितना था? -0.6%। दशकीय वृद्धि समझ में आ गया। यानी भारत की दशकीय वृद्धि कितना था 2011 में? 17.7%। और सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय, सबसे कम वृद्धि वाला राज्य नागालैंड। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग देखते हैं लिंगानुपात। अगला आधार क्या है? लिंगानुपात। यानी उस समय लिंग अनुपात क्या था, पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो भारत का जो लिंगानुपात था उस समय दोस्तों, उस समय भारत का लिंगानुपात 943 था। कितना था? 943। यानी 1000 पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 943 थी। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 943 थी। अच्छा, अब ये जो लिंगानुपात है यह भी तो प्रत्येक राज्य में एक समान नहीं होगा, कुछ राज्य में ज्यादा रहेगा, कुछ राज्य में कम रहेगा। तो ये जो लिंगानुपात है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य आपका कौन सा है? केरल। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी दोस्तों? 1084। यहाँ पर 84 क्या था? बढ़ गया था। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य भी आपका क्या है? केरल है। अच्छा, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 879। तो यह आप कवर करेंगे। यानी लिंगानुपात 943, भारत का लिंगानुपात 943। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। अच्छा, अब हम देखेंगे शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों? शिशु लिंगानुपात से तात्पर्य है हमारा कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का जो अनुपात है वही शिशु लिंगानुपात कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिखे 0 से 6 वर्ष। 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चों का अनुपात होता है वही शिशु लिंगानुपात कहलाता है। और यह भारत का जो शिशु लिंगानुपात है दोस्तों वह 918 है। यानी 1000 पर कितने है? 918। सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात वाला राज्य, अब शिशु लिंगानुपात हर राज्य का तो एक समान होगा नहीं, अलग अलग होगा। तो सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात वाला जो प्रदेश था वह हमारा था अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर शिशु लिंगानुपात कितना है? 972। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन था? हरियाणा, 834। अच्छा, लिंगानुपात में भी हरियाणा सबसे कम है, शिशु लिंगानुपात में भी सबसे कम है। जब शिशु लिंगानुपात ही कम रहेगा तो लिंगानुपात जाकर के वो क्या हो जाएगा? कम होना स्वाभाविक सी बात है। अगला आधार है दोस्तों घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? घनत्व क्या होता है? यानी 1 किलोमीटर प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में पाए जाने वाली संख्या को ही घनत्व कहलाता है। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर इधर हो गया, 1 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में इसमें पाए जाने वाली जो संख्या अगर 50 है तो इसका जो घनत्व हो जाएगा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो घनत्व क्या होता है कि ये प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में पाए जाने वाले संख्या को ही घनत्व कहा जाता है। तो भारत का जो घनत्व है वह 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। यानी पूरे भारत का डेंसिटी देखा जाए, ऑल ओवर देखा जाए, तो भारत की डेंसिटी कितना है? 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। यह भारत की डेंसिटी कहलाता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि प्रत्येक राज्य का जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वह एक समान दोस्तों नहीं होगा। कुछ राज्य में जनसंख्या अधिक होगी, कुछ राज्य में जनसंख्या कम होगी। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका क्या है? बिहार है। कौन सा है? बिहार। यह बिहार में प्रति स्क्वायर किलोमीटर में कितनी जनसंख्या पाई जाती है? 1106। और सबसे कम डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यानी वहां पर कितने पाए जाते हैं? 17, केवल 17 यहाँ पाए जाते हैं। ये डेंसिटी हो गया। अच्छा, आप साक्षरता देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? कौन सा आधार रहेगा? साक्षरता देखेंगे।
साक्षरता, अगर भारत की साक्षरता देखा जाए तो 2011 में उस समय था 73%, 73% भारत की साक्षरता थी। और फिर वही स्वाभाविक सी बात है कि प्रत्येक राज्यों का साक्षरता एक समान तो होगा नहीं, कुछ राज्यों में साक्षरता अधिक होगा, कुछ राज्यों में साक्षरता कम होगा। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जो राज्य था वह था केरल। कौन था दोस्तों? केरल। केरल की जो साक्षरता थी वह 94% थी। केरल की साक्षरता कितनी थी? 94% थी। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपका कौन था? बिहार था। बिहार का साक्षरता कितना पाया जाता है? 61.8%। 61.8% यह बिहार की साक्षरता है। सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल, सबसे कम साक्षर राज्य बिहार। ठीक है दोस्तों। अच्छा, 73% यह तो टोटल ऑल ओवर पूरे जनसंख्या का साक्षरता था। अब 73% जो पूरे ऑल ओवर भारत की जनसंख्या का साक्षरता था, तो इसमें देखेंगे कि पुरुष कितने परसेंट साक्षर थे। पुरुष कितने परसेंट साक्षर थे और महिला कितने परसेंट साक्षर थे। तो पुरुषों की साक्षरता दर था उस समय 2011 में 80.9%। कितना था दोस्तों? 80.9%। अब प्रत्येक राज्य में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर स्वाभाविक सी बात है अलग अलग होगी। तो सबसे अधिक साक्षरता पुरुषों की किस राज्य में पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। और सबसे कम साक्षर वाला जो पुरुषों वाला राज्य है वह कौन सा है? बिहार है, 71.2%। और महिलाओं का देखेंगे दोस्तों, तो महिलाओं का जो साक्षरता था 60.5 एबव है। और सबसे अधिक महिलाएं कहाँ की साक्षर हैं? केरल की। लगभग 92% महिलाएं केरल की साक्षर हैं। और सबसे कम साक्षर महिलाएं कहाँ की हैं? बिहार की हैं। लगभग 51.5% बिहार की महिलाएं साक्षर हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एक दो बार आप लोग देखेंगे और बड़े आसानी से यह चीज आपको याद हो जाएगा। ये डाटा आपको फैक्ट एकदम याद करना है, तो एक दो बार वीडियो को देखें। और वीडियो को एक दो बार देखने के बाद इसका जो डाटा है आपको पूरा अच्छी तरह से याद हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके बाद दोस्तों मैं बिहार, जैसा कि बिहार शिक्षक भर्ती हमारे सामने है, तो बिहार की जनगणना 2011 में जो बिहार की जनगणना हुई थी उसके बारे में अगला वीडियो में जल्द ही आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।